कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में है। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में ये बोला कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इन्हें आप सेकंड ग्रेड के बैंक्स के तौर पे ना देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेंथेंड होंगे और ये ट्रांसपेरेंट बैंकिंग मेथड्स को भी ऑप्ट करेंगे ताकि ये ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ कंपीट कर सकें। कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी होती है जो उसके मेंबर्स से बिलोंग करती है। फर्दर वो उस बैंक के ओनर भी होते हैं और कस्टमर भी होते हैं, वो उनके एसेट्स में इन्वॉल्व होते हैं इस बैंक के, और ये इजी लोन्स दे देते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास तक ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा मॉर्टगेज रखने को नहीं है, तो वो आसानी से लोन नहीं ले पाते। तो यहां पर देखिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो 4 कानूनों के तहत रेगुलेट किए जाते हैं। सबसे पहले तो उन्हें रजिस्टर करना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत, या फिर स्टेट में जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 2002 का, उसके तहत। फर्दर इसे गवर्न किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1955 के तहत। आरबीआई का रेगुलेशन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। दे आर कस्टमर ओन्ड, मतलब कुल मिला के जिन लोगों ने उसमें पैसे डाले होते हैं वही उसे ओन करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के जो मेंबर्स होते हैं वो उसके कस्टमर भी होते हैं और वही उस बैंक को ओन भी करते हैं। डेमोक्रेटिक होता है नेचर में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सभी जो कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं वो 1 पर्सन 1 वोट के बेसिस पे उन्हें चुनते हैं। जो प्रॉफिट होता है सबसे पहले तो उसे एक रिजर्व में डाल दिया जाता है ताकि बैंकिंग ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, और फिर प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करता है। जो अनबैंक्ड रूरल मासेस हैं उन तक भी बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाया जाता है। आरबीआई अपॉइंटेड कमेटी ने कैटेगराइज किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि यूसीबी को 4 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी टीयर 1 की है जहां पर ये बैंक्स 100 करोड़ तक का डिपॉजिट ले सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स जो 100 करोड़ तक का डिपॉजिट अपने पास रख सकते हैं वो टीयर 1 में आते हैं। वो कोऑपरेटिव बैंक्स जो 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक का डिपॉजिट रख सकते हैं टीयर 2 में आते हैं। वो जो 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का डिपॉजिट ले सकते हैं वो टीयर 3 में आते हैं। और वो टीयर कोऑपरेटिव बैंक्स जो 10,000 करोड़ के ऊपर का डिपॉजिट ले सकते हैं या उससे ज्यादा अमाउंट का डिपॉजिट रख सकते हैं अपने पास, वो टीयर 4 में आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बैंक हो गए ना, इनका साइज बहुत बड़ा होगा। इसीलिए वो जो टीयर 4 के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उन्हें बेसल 3 के सभी प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है क्रार, वो 9% से 15% के बीच में इनको फॉलो करना होता है। देखिए ये वो अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास रखना होता है। जैसे जब भी कोई लोन दिया जाता है तो उस लोन में रिस्क होता है कि वो लोन वापस आ पाएगा कि नहीं। रिस्क को इवैल्यूएट किया जाता है। रिस्क 100% का हो सकता है। कई बार जैसे स्टील एंड आयरन सेक्टर में बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा था तो वहां पर रिस्क 300% तक का होता था कि 300% संभावना है कि लोन नहीं आ पाएगा, लेकिन लोन तो देना पड़ता है। तो जिस हिसाब से लोन का रिस्क है उसी के बेसिस में आपको एक रेशियो अपने पास रखना होता है ताकि बैंक स्टेबल बना रहे, और उसे रिस्क वेटेड एसेट रेशियो यानी कि इकरार कहा जाता है।